ऐसे प्रभु श्री राम को मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का काम करेगी। आपको मैं कोट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17 उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर वाज एन एग्रीगियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। मान्यवर, हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं। हमको धोखा दिया जा रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? ये मंदिर बना है, ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। मान्यवर, भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा।
मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम।